आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ, जिसमें आज हमारे बीच में मौजूद है बालोद जिले की विधायक श्रीमती संगीता भैयाराम सिन्हा जी। ऐसी जनप्रतिनिधि जो आज हर महिला का प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रही है, बालोद जिले की श्रीमती संगीता सिन्हा जी। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। संगीता जी, ये बताइए आपका जन्म स्थल कहाँ है? मेरा जन्म स्थल है भिलाई, सेक्टर 9 हॉस्पिटल सेक्टर में मेरा जन्म हुआ है। जी। आपका बचपन कैसे बीता? बचपन एकदम साधारण तरीके से, जैसे सभी का बीतता है वैसे ही। हम सेक्टर 7 में पढ़ाई किए हैं और सेक्टर 7 में पूरा मिडिल हाई स्कूल दोनों क्लियर की हूँ। साथ में कल्याण कॉलेज से BA की हूँ। राजनीति में आपका शुरुआत किस तरह से हुआ? राजनीति में मेरे मायके फैमिली राजनीति बिलोंग नहीं करती है। जब मेरा शादी हुआ है 96 में मेरी शादी हुई और मैं ससुराल आई, तो जो ससुराल का माहौल था बहुत ही एक्टिव माहौल था राजनीति क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। मेरे ससुर जी डॉक्टर गोहरन सिन्हा, वो मंडलेश्वर थे समाज के, और वो राजनीति क्षेत्र में था उनका इंटरेस्ट। और राजनीति में सबसे अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती थी, जब भी हमारे यहाँ चुनाव होता था और वोटिंग के लिए हम जब जाते थे, तो वोटिंग के लिए जब जाते थे तो रेडी होके जब घर से निकलते थे तो बाबूजी स्पेशली हम लोग को बोला करते थे, बेटी पंजा छाप में वोट देवे। तो ये चीज़ मेरे दिल को छू जाता था कि उनका जो कांग्रेस के प्रति समर्पण, कांग्रेस के प्रति जो भाव, वो दिल को छूता था और वही भाव आगे बढ़ा और हम लोग कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा एक्टिव होने लगे और उसी के प्रति कार्य करने लगे। 2 साल आपका कार्यकाल बीत चुका है, इसमें आपने क्या क्या विकास कार्य किए? 2 साल में तो हमने बहुत से कार्य किए जो 15 साल में नहीं हुआ। 15 साल में हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए बहुत ही जर्जर स्थिति थी। सभी रोड की हालत इतनी खराब थी कि उसमें चलना मुश्किल होता था। और इसके पूर्व मेरे हस्बैंड विधायक थे, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया था, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी और सरकार नहीं होने के कारण हमको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जैसी हमारी सरकार बनी, माननीय भूपेश बघेल जी CM बने, आपने देखा होगा कि माननीय भूपेश बघेल जी जैसी शपथ ग्रहण किए हैं और 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ हुआ है हमारे किसान भाइयों का, उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत राहत महसूस हुआ है। साथ में हम लोग समर्थन मूल्य की चर्चा किए थे, 2500 समर्थन मूल्य देंगे, वो भी 2500 समर्थन मूल्य मिला और हमारे जो किसान भाई बहुत ही संतुष्ट। साथ में कर्जा बिजली बिल हाफ के बारे में बात की थी, बिजली बिल भी हाफ हुआ। वैसे बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार की चली, जैसे न्याय योजना के तहत हमने पैसा दिया किसान भाइयों को। और उपलब्धि सबसे पहले तो मैं सरकार के बारे में कहना चाहूँगी, जो हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, जैसे गौधन न्याय योजना, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत आता है, उसमें सबसे बहुत अच्छी बात हुआ है गोबर खरीदी का। जी। मैं आपको बताना चाहूँगी, गोबर खरीदी सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहा है। हाँ। आप अन्य राज्य में पता करेंगे तो कहीं भी गोबर खरीदी का कार्य नहीं हो रहा है। और वो हमारे जो किसान भाई, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें वर्मिंग कंपोस्ट खाद का भी उत्पादन हो रहा है, उसमें हमारी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। ऐसे बहुत सारी योजना है। सुपोषण योजना भी हमारी सरकार के द्वारा चला, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि संजारी बालोद विधानसभा सबसे ज्यादा कुपोषण से शिकार थे। अच्छा। और संजारी बालोद विधानसभा आज पूरे सुपोषित हो चुका है। ऐसे बहुत सारी हमारी सरकार की योजना है। और साथ में मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगी, मेरे क्षेत्र के जो रोड थी वो समस्या बहुत ज्यादा था। अच्छा। और रोड का जो समस्या है, जो हमारे करही बदर से निपानी होते हुए जामगांव को जोड़ेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। वो रोड जर्जर था। एक बहुत ज्यादा उपलब्धि हमारे लिए है जो कुरूर से फागुंदा होते हुए पलारी होते हुए अलकार रोड, ये रोड भी हमारे लिए बहुत, जो पाटन क्षेत्र को जोड़ता है CM के विधानसभा को, ये भी हमारा पूरा हुआ। साथ में पुल के बारे में बोलना चाहूंगी, जो हमारा भानपुरी गांव है, चोरहा नाला,
उसके लिए बहुत दिनों से 15 साल से हम मांग किए, वो कभी पूरा नहीं हुआ था। अभी हमारी सरकार आई, हमने मांग किया और वो पूरा हुआ। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो जो भानपुरी गांव है, वो बारिश के दिनों में टापू बन जाता था। अच्छा। 3-3 दिनों तक वो आवागमन नहीं होता था वहाँ। जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो पुल का निर्माण हुआ, बासिनपुर में बच्चे बह गए थे, वहाँ भी हमारा पुल का निर्माण हो चुका है, अभी कंप्लीट होने पे आ गया है। अच्छा। और बहुत सारे हमारे नल जल योजना है, हमारे क्षेत्र में नल जल योजना आया है। करीब हम ये कहना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में हमारे यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जैसा आपने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना है, तो पहले के समय में गोबर का उपयोग किसानों द्वारा किया जाता था, और अगर किसान उसका उपयोग नहीं करता था, उसकी बिक्री भी नहीं होती थी पहले। तो अभी ऐसा क्या परिवर्तन है गोधन न्याय योजना के आने से? हमारी सरकार की योजना है गोधन न्याय योजना, और उसके अंतर्गत हम गोबर खरीद रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हम जब छोटे थे तब घुरवा हुआ करता था, और वो घुरवा धीरे धीरे विलुप्त हो गया। और उसी संस्कृति को वापस लाने के लिए कि हमारी जो जैविक खाद, अभी आपने देखा होगा कि यूरिया, जो रासायनिक खाद बहुत ज्यादा यूज होता था, और गोबर खाद का यूज कम हो गया। और उसी माननीय भूपेश बघेल की सोच है कि हम कैसे जैविक खाद को ज्यादा ध्यान दें, कैसे हम गांव की व्यवस्था को सुधारें, और कैसे गांव वालों को रोजगार की व्यवस्था हो, और इसी के तहत कि हमारे किसान भाई कैसे मजबूत हो। और गोधन न्याय योजना की तरह गोबर खरीदी की जो कार्य हमने किया, उसमें फायदा ये हुआ कि लोग गायों के प्रति जो भाव था वो खत्म हो चुका था। आपने देखा होगा कि कईयों गाय कटनी में जाते थे, कितने गाय को, मतलब गाय हमारी माता है, ये सोच हमारा है, लेकिन ये सब खत्म हो चुका था। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय भूपेश बघेल जी ने नरवा गरवा खुरवा बाड़ी के तहत गोधन न्याय योजना लाया, और गोधन न्याय योजना के तहत आज गोबर खरीद रहे हैं, और 2 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि 2 रुपए किलो में भी गोबर बिकेगा, और वो हमारी सरकार ने कर दिखाया। और इससे हमारी सरकार और हमारे सरकार तो मजबूत होंगे ही, हमारे किसान भाई बहुत मजबूत बन रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि गांव में जो आर्थिक रूप से मजबूती आ रही है, लोग गाय का गोबर बीन रहे हैं, कुछ अपने घर में खाद बना रहे हैं, और जो बचा हुआ है वो गोधन न्याय योजना के तरह उसके तहत बेच रहे हैं, और इससे आर्थिक रूप से मजबूती आ रही है। ऐसा कहना गलत है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के आने से छत्तीसगढ़ की संस्कृति में किस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है? अब छत्तीसगढ़ की बात चले है तो छत्तीसगढ़ी हम बोलूँ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है 1 नवंबर 2000 में अपन अस्तित्व में आई, और 2000 से आज तक 2021 चलत है अभी, और आज तक हमार सरकार बने के पहली हमला कभी महसूस नहीं हुई कि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहन, छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है। और जब से हम माननीय भूपेश बघेल जी के राज से और हमारे कांग्रेस पार्टी के राज से, तब से हमला महसूस हुई कि नहीं, हम छत्तीसगढ़ी हरन और छत्तीसगढ़ में राज करते हैं। आप मन देखे हो कि अभी तक हरेली तिहार, जो हमारे मेन तिहार होते गांव के, वो विलुप्त हो चुके हैं से। गेड़ी कहीं दिखत नहीं रही से। साथ में जो भारतीय संस्कृति के रोटी पीठा है, हमारे भारतीय संस्कृति ठेठरी खुरमी ये सब रहते, वो भी विलुप्त हो चुके रही से। तो माननीय भूपेश बघेल जी के आय से छत्तीसगढ़िया राज्य में हम छत्तीसगढ़िया हावन ये एहसास होते और हम लोग गर्व होते। आज हम देखते ना, आप मैंने देखे हो कि जो छत्तीसगढ़ी के 30 तिहार है ओला हम अच्छा से मानते। हमन हरेली तिहार माने, हरेली तिहार में गेड़ी चढ़े, माननीय भूपेश बघेल जी भी गेड़ी चढ़ी। और शहर में पहली पता नहीं, गांव में तो पता चले, लेकिन शहर में कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हरेली तिहार है छत्तीसगढ़ी के पहला पर्व है।
लेकिन अब गेड़ी चढ़िए, चीला रोटी के भोग लगाएं, नांगर के पूजा करें, ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। वैसे ही माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया तिहार में छुट्टी के भी व्यवस्था करीस। छत्तीसगढ़ी जो तिहार होते तीजा पूरा हमार मेन तिहार है छत्तीसगढ़िया मन के, हमार माता बहनी मन हम सब जना तीजा जाथन, ओमे छुट्टी की व्यवस्था करीस। आप मन देखे हो हर समाज ला लेके चलीस, कर्मा जयंती की छुट्टी दीस। ऐसे माननीय भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़िया रीति रिवाज है ओला लागू करीस। वो हमार जीवन जो नेचुरल जीवन जीथन ओमे आइस। एक चीज और बताना चाहूँ, गढ़ कलेवा के तहत हमन ठेठरी खुरमी सब अब हम प्रचलन में आ गए है। पहले तो विदेश के मन हमारे देश में घूमे लाए तो मतलब पनीर चिली चाउमीन ये सब परोसे जाए। आज आप जाओ सीएम हाउस में भी आप लोग भी ले चलूँ, सीएम हाउस में आप जाके देखो तो वहाँ ठेठरी खुरमी एनी टाइम मिलते, हमेशा मिलते। तो हमारे जो ठेठरी खुरमी मुठिया रोटी है, चीला है, ये हम लोग भूल चुके हैं। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला हम फिर से वापस लाहन और हमारे छत्तीसगढ़ अब लगते है कि हम छत्तीसगढ़ी मन के राज है। साथ में मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए भी बोलना चाहूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा जो विलुप्त हो चुकी थी, इससे मतलब हमन हिचकिचान, अगर कोई बाहर वाले हमन करात है तो हमन एकदम तुरंत हिंदी बोले शुरू कर देते हैं। तो आप दूसरा राज्य में जाके देखो, बंगाल में जाके देखो तो बंगाल में बंगाली में बात करिए ना, आप ट्रेन से उतरो सीधा बंगाली शुरू हो जाती। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में शुरू हो जाएगी, इसमें नेपाल में जाओ तो नेपाली में शुरू हो जाती। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कोई व्यक्ति आते हैं बाहर से तो हम हिंदी में शुरू हो जाता है। तो ये चीजें कब छत्तीसगढ़ी भाषा हमारी मेन भाषा है और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलना ये अनिवार्य कर देना चाहिए। और हमारे माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ी भाषा राजभाषा घोषित करे में भेज चुके हैं केंद्र ला, और बहुत जल्दी हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। और हम लोग गर्व होते हैं, हम छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, हम छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग करते हैं। और साथ में हमारे जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला हम अपना है और हम छत्तीसगढ़ संस्कृति के अनुसार हम जीवन यापन करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा को बहुत ही अच्छा महत्व दिया है। तो हम इसको आपने जो बोला तो मैं अभी स्टार्ट करूंगा छत्तीसगढ़ी में बात करने का। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भाजपा का शासन था। हाँ जी। जिसको आपकी पार्टी ने 15 सीटों में ही सीमित कर दिया, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की जनता समझदार है। अब पहले जैसे नहीं रहा कि लोग नेता आते थे, भाषण देते थे और बोलते थे और उनके बाद में हमारी जनता आ जाती थी। अब हमारी जनता समझदार हो चुकी है। 15 सालों में बीजेपी शासन ने क्या किया उनको अच्छी तरह से पता है। सिर्फ बीजेपी लोगों ने लूटने का काम किया है, किसान भाइयों को लूटने का काम किया है, हमारी महिलाओं को लूटने का काम किया है, हमारे देश की जनता को पूरा लूटने का काम किया है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र की जनता अब अपने अधिकार के प्रति, अपने जो उनको अधिकार मिला अपने उसके प्रति सतर्क हो चुकी है, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझती है और उनके लिए क्या अधिकार दिया गया शासन के द्वारा उसको अच्छे से जानती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारी जनता को अनदेखा किया है, उन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया है। कोई मोबाइल बांटने से किसी का भला नहीं हो जाता है। हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो किसानों का राज्य है, किसानों को मजबूत करने पे ध्यान दिए रहते तो आज 15 सीट पे नहीं सिमटते। आज सिमटने के कारण यही है कि हमारे किसान भाइयों को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया गया और हमारे किसान भाइयों के प्रति किसी भी प्रकार का जो उनके भले के लिए कार्य होता है वो किया नहीं गया। हर किसी जनप्रतिनिधि का अपना एक सपना होता है कि वह अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास करे। आपने अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, विकास करने के लिए कौन सा सपना संजोया है? सबका एक ख्वाहिश रहता है, सपना रहता है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा के सभी लोग हंसते खुशी मुस्कुराते रहें, किसी के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और मैं
शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। हमने अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने हमको कन्या विश्वविद्यालय दिया है यहाँ पे। उसके होगा यही इससे कि जो हमारी बच्चियाँ रहती हैं हमारे यहाँ गांव की, छत्तीसगढ़ी बोला था सबसे अच्छा, हमारे जो बेटी मन है वो मतलब जो गांव के मन हाँ बाहर भेजना नहीं चाहे। वो मन ये लगते कि हमारी बेटी बाहर भेजबो तो हमारे बच्ची मन बिगड़ जाही व्यवस्था, ये एक मानसिक सोच रहती। और ओकर लिए हमन व्यवस्था करें, हमन कन्या महाविद्यालय हमार विचार है। साथ में अभी केंद्रीय विद्यालय की बात चला तो वो भी आज ही, और साथ में जो मुख्य हमार जो समस्या रही से सड़क के, वो हम कोशिश करत हम कि अभी 2 साल हुए उनमें आधा से ज्यादा पूरा हो चुके हैं, और बहुत जल्द ही जो छोटे छोटे और रोड बचे हुए हैं वो हम जल्दी से जल्दी वो क्लियर कर लेंगे, वो काम करवा देंगे। और सबसे ज्यादा समस्या रहती है हमारे यहाँ क्षेत्र में पानी के, पानी की समस्या भी बहुत कुछ हल हो चुके हैं। अभी नल जल योजना की तरह हर गाँव में टंकी भी हो गई, हाँ पानी की व्यवस्था भी हो गई। और बाकी समस्या तो मोर हिसाब से मोर क्षेत्र में ज्यादा है नहीं, और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत खुशहाल है, मस्त है जी। 2 साल बीतने के बाद, आपके कार्यकाल में 2 साल बीतने के बाद आप और कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं? अब हर जनप्रतिनिधि के अपेक्षा मतलब सोच रहे थे कि मैं अपन क्षेत्र के लिए कितना काम कर सकूं, कितना ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में उपलब्धि हो, कि इन्हें जो सामान्य जो हमारे क्षेत्र की जनता है ओला सुविधा मिले। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोर क्षेत्र की जनता बहुत खुशहाल हो, जो भी समस्या हो उनका निराकरण हो। आज के डेट में महिलाओं की स्थिति क्या है, और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या प्रोत्साहन आप अपने तरीके से देना चाहेंगे? आज की स्थिति में अगर देखते हैं तो हर महिला पुरुष से कदम मिला के चल रही है। लेकिन मैं जो अपने मन में है, जो दिल में है, वो बात बताना चाहूंगी कि हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है जी। और पुरुष प्रधान देश है इसलिए हम महिलाएं कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम पुरुषों के अंदर में, उनके नीचे काम करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना भी है कि हम पुरुषों के अंदर में हैं इसलिए हम सुरक्षित हैं। आज महिलाएं हर जगह आगे बढ़ चुकी है। आप देखे होंगे कलेक्टर है, IPS अधिकारी है, और पहले ये जमाने में नहीं होता था। पहले जमाने में ये होता था कि बच्चियां कॉलेज पढ़ती थी और बस उसके हाथ पे लेकर दिए जाते थे। बस ये रहता था कि बेटी पढ़ी लिखी और शादी कर दें ताकि वो चौका चूल्हा कर सके। लेकिन आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि हर बेटी इंडिपेंडेंट है और हर बेटी को हम पढ़ाते लिखाते हैं और उस पैर पे खड़े होती है, और जब जॉब लगता है तभी शादी करते हैं। ऐसा ये स्थिति आज के ज़माने में देखने को मिल रहा है, और ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हमारी बेटियां भी बहुत समझदार हो गई हैं, अपने हर कर्तव्य अधिकार के बारे में समझती है और बहुत आगे बढ़ चुकी है हमारी महिलाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी महिलाएं जो हैं वो अपना जो गुण है, जो अपने अंदर प्रतिभा है उसको समझे। जरूरी नहीं हर कोई हर क्षेत्र में आगे बढ़े, पढ़ाई में ही आगे बढ़े ऐसा नहीं है। कई लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कई लोग कुक में आगे बढ़ते हैं, कोई खेलकूद में आगे बढ़ते हैं। PT उषा है, खेल के दौड़ में फर्स्ट आती है वो जी। तो हर क्षेत्र, हर लोगों की प्रतिभा अलग अलग होती है, और महिलाएं अपनी प्रतिभा पहचाने, और हमारी सरकार है वो बहुत आगे बढ़ा रही है महिलाओं के लिए। 33% तो हो गया था आरक्षण, और अभी आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में सरपंच चुनाव में महिलाएं हर जगह पंच में आगे हैं। हमने कल पुरूर जो जी मेरी टोला उसके अंतर्गत मुड़कुसरा गांव में दौरा किया जी। गौठान का भूमि पूजन था, तो वहां गए तो वहां 13 महिलाएं हैं और 7 पुरुष है पंच। अच्छा। और वहां की महिला भी सरपंच है, महिला ही सरपंच है। तो ये हमारे राजनीति क्षेत्र में आगे हैं, इसका संदेश देती है जी। तो हर क्षेत्र में हम आगे हैं, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में, और महिलाएं पुरुषों से कदम मिला के चल रही हैं।
महिलाओं के विकास के लिए आपको क्या संदेश है? महिलाओं के विकास के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़े और थोड़ा बहुत समस्या तो सभी के जीवन में आता है। अगर आप आगे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं पीछे लोग खींचेंगे जी। और खासकर जब महिला घर से बाहर निकलती है तो घर वाले, दूसरे तो दूर की बात है, घर वाले उनको खींचने की कोशिश करते हैं। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि हर के जीवन में संघर्ष है, थोड़ा संघर्ष करें और इन संघर्षों को थोड़ा लोगों की बातें को थोड़ा नेगलेक्ट करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाए। यही मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने आप को कभी अगला मत समझें। जी। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने आज सभी टीचर्स हमारे गुरुर ब्लॉक के और बालोद ब्लॉक के आए हुए थे और सभी ने अपना मांग पत्र रखा है, ज्ञापन दिया है और उसमें जो मुख्य मांगे हैं क्रमोन्नति का है, पदोन्नति का है, वेतन विसंगति का है, पुरानी पेंशन बहाली का है, अनुकंपा नियुक्ति का है। अनुकंपा नियुक्ति के बारे में भी उन्होंने एक मांग किया है कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार में डीएड बीएड नहीं हो रहते हैं, तो इसके लिए कुछ ऐसा नियम कानून हो कि जॉब लगने के बाद डीएड बीएड कर लें, ऐसा टाइप का इनका मांग है। तो ये सभी मांगों को हमारे पास दिए हैं ज्ञापन के तहत। तो मैं इस बात को सीएम के पास रखूँगी और बहुत जल्द इसमें कार्रवाई होगा, ऐसा आशा है। आपने मुझे इस इंटरव्यू में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश जी, और ऐसे ही प्यारा विश्वास बनाए रखना। धन्यवाद, थैंक यू।